नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का आपका अपना प्यारा सा चैनल संजय केएम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल सेट प्रसारित किया गया है उसका सेट नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। उसमें से हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे 28 से लेकर 41 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसमें हम लोग आज ये भी देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस में कितना आंसर लिखने के बाद हम लोगों को फुल मार्क्स केमिस्ट्री में प्राप्त होता है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स ग्रुप सी का जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोगों के पास 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें क्या बताया जा रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि अगर किसी के भी बारे में डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो सबसे फर्स्ट आप क्या कीजिए, सेपरेट करके उसको डिवाइड करके लिखिए। एक साइड ईएमएफ को लिख लेंगे, एक साइड क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे, ताकि हम लोगों को लिखने में भी आसानी हो। तो जैसे देखते एक साइड हमने लेफ्ट साइड क्या किया, ईएमएफ को लिखा और दूसरे साइड क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इसका क्या डिफरेंस होता है। तो ईएमएफ जो होता है, इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। यह क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि यह पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रोड्स का है, कब, जब इस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है तब। बट अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तब ये क्या कब बात करता है कि यह क्या है, डिफरेंस तो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, लेकिन यह कब है, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करता है, तब ये होते। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर देखते हैं कि क्या होता है कि इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं, सेल से प्राप्त करते हैं। तो इसका अगर देखें तो इसमें क्या कहता है कि यह जो होता है, यह क्या होता है कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की साइड इसको लिखेंगे तो यह क्या होता है कि मोर या मैक्सिमम ना होके क्या होता है, लेस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज कहां से ऑब्टेन्ड किया जाता है, सेल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है, कम से कम 3 पॉइंट तो जरूर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट दीजिए, आपका फुल मार्क्स मिलेगा। अगर 2 में से 2 लिखते हैं तो आपका क्या होता है कि उसके पास कॉपी चेक करने के पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है नंबर काटने का। इसलिए आप क्या कीजिए, कम से कम 3 पॉइंट लिख दीजिए, उसके पास ना के बराबर पॉसिबिलिटी होगा नंबर काटने का। क्या करते हैं कि ईएमएफ साइड देखते हैं, यह क्या होता है कि इसको मेजर्ड किया जाता है। इट कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। इसको किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर्ड किया जाता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चंस में क्या किया जा रहा है, राइट द टाइप ऑफ कोलाइड, कोलाइड के टाइप को लिखिए और एंड द डिस्पर्सन मीडियम ऑफ द पेंट, पेंट के डिस्पर्सन मीडियम को भी आप बताइए। यहां से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ कोलाइड कौन सा टाइप्स होगा। जैसे पिछले बार ही पूछा था इमल्सन के बारे में, जैसे मिल्क किसका है या मेडिसिन किसका है, तो इमल्सन कहते हैं उसको टाइप को, तो उसका वहां से पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से इस बार क्या पूछा है, आपके सेट में क्या पूछा जा रहा है कि कोलाइडल का क्या टाइप होगा, किसके लिए, पेंट के लिए। तो पेंट के लिए कोलाइडल का टाइप जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोल के नाम से जानते हैं, SOL सोल। इसमें डिस्पर्सन मीडियम जो होता है जिसमें घुलता है वो कैसा रहता है, लिक्विड होता है, लेकिन जो घुलने वाला होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पेशली डिस्पर्सन मीडियम, बट हमने डिस्पर्सन मीडियम तो बताया ही लिक्विड, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या बता दिया, डिस्पर्सन फेज अगर भी पूछ दे तो आप क्या बता सकते हैं, सॉलिड होता है इसका डिस्पर्सन फेज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 29 के बाद आपका आ जाता है 30 क्वेश्चन।
क्या कहते हैं, व्हाट इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या होता है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ का। रॉल्स लॉ क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो सिंपल सा क्या बताना है कि रॉल्स लॉ के बारे में कि फॉर या सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशंस को लेते हैं उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो क्या करता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है उसके ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वह क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P1 से, स्मॉल p से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x1। x से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अगर P2 भी ले सकते हैं तो x2 भी ले सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आगे देखते हैं कि इसका और भी क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में और भी लिख सकते हैं कि P1 जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है वो किसके हो सकता है कि अगर हम लोग P1 नॉट, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, इनटू क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो जिसका हम लोग पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं उसी का मोल फ्रैक्शन। अगर 1 का ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन भी 1 का ही होगा, अगर 2 का ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 का ही होगा। तो ये दोनों में से हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लिख के हम लोग दिखा सकते हैं, यही क्या कहलाता है, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, दैट मीन्स 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स दिए हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन सी टर्म्स दिए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो आपका देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर आप किसी एक को याद रखते हैं तो दूसरा ऑलरेडी आपका याद रह जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, लियोफिलिक कोलाइड क्या होता है, लियोफोबिक कोलाइड क्या होता है। तो अगर एक को याद रखते हैं, फिजिकल को याद रखिए तो केमिकल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन ये नंबर जो है वो क्या कहता है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जो कि हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जो बनता है एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, वो भी किसके कारण, वंडर वाल्स फोर्स के कारण। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा क्या याद रखना है कि एडजॉर्बेट जो बनता है, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल किस पर, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, किसके कारण, वीक वंडरवाल्स फोर्स के कारण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, या फिजिकल एडजॉर्प्शन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फिजियोजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। अगर ये आप नहीं लिखते तो इसको पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए कि इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। क्या कहते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यह कब होता है, लो टेम्परेचर अगर रहेगा तभी फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका होगा। अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन यहां पे पूछ दिया जाए कि लिखने के लिए पूछ दिया जाए, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, तो जस्ट उल्टा कीजिए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इट अकर्स एट लो टेम्परेचर, या लो टेम्परेचर पे हो रहा है, तो केमिकल में क्या लिखे, इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। यह जो प्रोसेस होता है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, यह क्या होता है, नेचर में रिवर्सिबल होता है, तो उसको क्या लिखिए, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इसका जो लॉ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, बहुत ही कम इसका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। अगर केमिकल की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा इसका हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। तो 2 नंबर के लिए आप सिंपल सा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका मार्किंग मिल जाएगा पूरा, क्योंकि एक ही पॉइंट नहीं, यहाँ पे एक और लिखने के लिए कह रहा है, तो 1 नंबर यहाँ से आराम से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इसी का बी नंबर क्वेश्चन है, 31 का बी नंबर, एक और एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है लियोफिलिक कोलाइड।
तो लियोफिलिक कोलाइड का मतलब क्या होता है, देखिए लियो का मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब होता है लविंग। सॉल्वेंट का लविंग या सॉल्वेंट के प्रति जिसका एफिनिटी होता है उसी को क्या कहते हैं, लियोफिलिक कोलाइड। अगर आप इसका शॉर्ट मीनिंग भी याद रखते हैं तो आप डेफिनेशन को इजी से लिख सकते हैं। सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द कोलाइड विच इज डिस्पर्स्ड पार्टिकल, द कोलाइड इन विच द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स्ड पार्टिकल का क्या होगा, सर्टेन एफिनिटी होगा किसके प्रति, डिस्पर्सन मीडियम के प्रति। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का क्या होगा, कुछ एफिनिटी होगा, सर्टेन एफिनिटी होगा किसके प्रति, डिस्पर्सन मीडियम के प्रति। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लियोफिलिक कोलाइड के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जैसे स्टार्च हो गया लियोफिलिक कोलाइड, गम हो गया लियोफिलिक, जिलेटिन लियोफिलिक, प्रोटीन भी हो गया, रबर्स भी लिख सकते हैं, एंजाइम्स भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, लियोफिलिक कोलाइड्स के एग्जांपल्स हो गए। इसी का जस्ट हम लोग अपोजिट लिख देंगे लियोफोबिक कोलाइड। यहाँ क्या लिखते हैं कि सॉल्वेंट लविंग, तो वहां क्या होता है सॉल्वेंट हेटिंग हो जाता है। तो इस प्रकार उसका भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, या तो उसका एग्जांपल्स या जो भी पूछे तो वो सारी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चंस में क्या कर रहा आप ध्यान दीजिए। तो 32 क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, देखिए कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आपको लिखना है कि कुछ रिएक्शंस दिए उसके क्या करना है, प्रोडक्ट्स को आपको लिखना है। तो देखिए C2H5Br अल्काइल ब्रोमाइड आपको दिया हुआ है। तो C2H5Br को दिया हुआ वो किसके साथ रिएक्शन करना है, एक्वस। कैसा क्या दिया हुआ, KOH एक्वस, KOH एक्वस आपके पास है। अगर इसको आप तोड़िएगा तो क्या होगा, OH के ऊपर माइनस और K के ऊपर प्लस। अगर यहां पे तोड़िएगा तो Br के ऊपर माइनस और C2H5 के ऊपर प्लस। तो देखिए यहां से माइनस वाला किसके साथ भागेगा, इसके प्लस के साथ। तो कौन सा प्लस है, K क्या हो जा रहा है प्लस, तो क्या हो जाएगा KBr निकल जाएगा। तो OH कहां जाके जुड़ेगा, C2H5 के साथ। तो क्या हो जाएगा C2H5OH प्लस KBr, ऐसा प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना आपको क्या है कि ये जो दे रहा है वो KOH क्या है, एक्वस है। तो KOH एक्वस जब रहेगा तभी जाके वो H आके जुड़ता है। अगर यही रह जाता है KOH एक्वस ना होके क्या रहता है, KOH एल्कोहलिक। अगर KOH एल्कोहलिक दे देता, एल्कोहलिक ALC लिख देता, या तो आपको दे देता है C2H5OH एरो के ऊपर लिख देता, तब आपको क्या करना है कि डायरेक्टली यहां से क्या करना है, जितना कार्बन रहेगा उसका क्या करना है, अल्किन बना देना। यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और निकल क्या जाता है, यहां से K निकलता है, यहां से क्या निकलता है Br प्लस क्या हो जाता है KBr प्लस क्या हो जाता है, यहां देखिए क्या बच गया, वो H बच गया, यहां से एक H कम हो रहा है तो क्या निकल जाता है H2O। तो ये चीजें निकलता अगर KOH एल्कोहलिक होता। सिर्फ एक वर्ड का चेंजेज है, एक्वस होगा तो एल्कोहल बना देगा, और एल्कोहलिक रहेगा तो वो क्या बना देगा, अल्किन बना देगा। तो ये बातों को हल्का सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का बी नंबर जो क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। तो बी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास CH3COOH एसिटिक एसिड है, उसको रिएक्शन अगर हम लोग करवा रहे किसके साथ, PCl5 के साथ करवा रहे। तो सिंपल सा अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराते तो वो क्या होता है, Cl आके जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आके COCl हो गया, क्या बन गया, एसिड क्लोराइड बन गया, प्लस निकलता है क्या है POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड निकलेगा, प्लस क्या निकल जाएगा HCl निकल जाएगा। ये सेम रिएक्शंस आपका यहां पर भी होता है, कहां पे, अल्कोहल में भी सेम टाइप्स का रिएक्शन पूछा जाता है। जैसे क्या दे देता है CH3 और यहां पे क्या दे देगा OH, प्लस क्या दे देगा PCl5 ही दे देगा, PCl5 दे देगा। तो उसको क्या करना है, तो वहां ROH ले लेते, जनरल में ROH प्लस PCl5, तो ये भी क्या बनाएगा, वही सेम रिएक्शन बना देगा। R के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आके जुड़ जाएगा Cl, अल्काइल हैलाइड बना देगा। यहां पे एसिड था इसलिए इसने क्या कर दिया, एसिड क्लोराइड बना दिया। यहां अल्कोहल है इसलिए ये क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा, क्लोराइड बना देगा, प्लस क्या कर देगा, वही POCl3 निकाल देगा, फॉस्फोराइल क्लोराइड, प्लस क्या करेगा HCl को रिमूव कर देगा। तो सेम रिएक्शंस है, सिर्फ एसिड क्लोराइड और इसका। इसके साथ ही साथ 2 रिएक्शंस को यहां पे और भी पढ़ लेना है आपको। किसका रिएक्शन पढ़ लेना है कि एसिड क्लोराइड, यहां पे
एसिड और अल्कोहल को अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, और PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो ये दोनों रिएक्शंस को भी आपको एकदम 100% याद रखना है, क्योंकि तीनों रिएक्शंस में से एक रिएक्शंस आपका 100% पूछा जाता है, तो इसलिए ये चीजों को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चंस में आपको क्या कर रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। आपको दो प्रोटीन दिया हुआ है, एक ग्लोबुलर्स दिया हुआ, एक फाइब्रस दिया हुआ है। ये दोनों में अंतर बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये जो प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर की बात करेंगे पहले, एक साइड ग्लोबुलर लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे, फाइब्रस प्रोटीन लिखेंगे। ग्लोबुलर में क्या हो जाएगा, these type of protein molecule is folded together in a compact unit forming a spherical cell। ये क्या होता है कि इसके जो प्रोटीन्स होते हैं एक दूसरे के साथ इस प्रकार से फोल्डेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट यूनिट में जुड़ जाते हैं, जैसे क्या होता है कि ये स्फेरिकल शेप बना देता है। एकदम कैसा शेप बना देता है, स्फेरिकल शेप बना देता है। बट फाइब्रस की ओर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स कंसिस्ट कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो धागे नुमा स्ट्रक्चर, धागा का जो बंडल होता है ना उस नुमा स्ट्रक्चर ये बनाता है, जिसके साथ ही साथ ये क्या आता है, विच टेंड्स टू लाई साइड बाय साइड। एक दूसरे से कैसे जुड़ेगा, साइड बाय साइड एकदम जुड़ेगा, ऐसे करके जैसे साइड बाय साइड, ऐसे करके यहां है, ऐसे इधर से इधर, साइड बाय साइड एक दूसरे से जुड़ेगा। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या कि जो ये होता है आपका ग्लोबुलर, ग्लोबुलर क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है ये, जबकि क्या होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। दूसरा पॉइंट याद रख लिए। ठीक है, एक क्या होगा, ग्लोबुलर सॉल्युबल होगा, जबकि वो क्या होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो ये क्या होगा, इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, माइग्लोबिन हो जाएगा। तो ये चीज तीनों हम लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अगर इसका फाइब्रस में याद रखेंगे तो मायोसिन जो मांस से मिलता है, केराटिन जो बाल या नाखून में होता है, कोलाजन, ये तीनों हो गया इसका एग्जाम्पल। इस प्रकार से हम लोग यहां तक अगर इतना पॉइंट्स को लिख देंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल। कोपॉलीमराइजेशन को लिखना है, उसके साथ ही साथ क्या करना है कि एक एग्जाम्पल्स को हम लोगों को दिखाना है। कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल दिखाइए। द पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट मोनोमर्स, कि वैसा पॉलीमर जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स से, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। अगर सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर्स से प्राप्त हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग होमोपॉलीमर कहते हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर से प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोपॉलीमर कहते हैं। और इसी से जो इस प्रोसेस से जो पॉलीमर या कोपॉलीमर प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोपॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। पूरे प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोपॉलीमराइजेशन के नाम से। जबकि उधर अगर वो कहता है कि पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, जब क्या करते हैं कि वहां पे डिफरेंट ना होके सेम मोनोमर्स से मिलता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, उसको होमोपॉलीमर कहते थे। और उसी प्रोसेस को हम लोग पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कोपॉलीमर के नाम, कोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल्स भी देना है। तो इसका तो हम लोग डेफिनेशन देख लिया, अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स लेंगे, वैसा एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, मोनोमर आएगा। तो हम लोग एक मोनोमर्स जो लिए वो स्टायरिन ले लिए, और दूसरा मोनोमर्स जो लिए वो कैसा ले लिए, 1,3-ब्यूटाडाइन को ले लिए। जब ये दोनों को कोपॉलीमराइजेशन कराते तो क्या बन जाता है, बूना एन। क्या बन जाता है, बूना एस। बूना एन, बूना एस, दो प्रकार का होता है। तो यहाँ बूना एन भूल के भी नहीं बताना, यहाँ पे क्या होगा, बूना एस, क्योंकि यहाँ स्टायरिन आया। बूना एन में क्या होता है, सोडियम आ जाता है। तो देखिए ये क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, तो ये जो फॉलो करता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे तो यहाँ और यहाँ पे दोनों पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, और दोनों मिलके यहाँ पे क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो इधर खाली हो गया, इधर भी खाली हो गया। ये डबल बॉन्ड टूटने के कारण ये डबल बॉन्ड टूटा तो इधर भी खाली, इधर भी खाली। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से आके जुड़ गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टूट गया, जुड़ गया। बट ये तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, इसका जो
फ्री रेडिकल जो है वो क्या जुड़ के कर लिया, ये क्या कर लिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया। और ये क्या हुआ, इधर एक खाली और यहाँ पे क्या लिख देना, पावर n। मतलब ऐसा ऐसा अगर जोड़ते रहे तो ये बहुत ही लंबा बन सकता है पॉलीमर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि कोपॉलीमर्स का एग्जांपल्स ये होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि कुछ पॉलीमर्स का मोनोमर और पॉलीमर्स इस सब को कैसे बनाते हैं, उसका कौन कौन से मोनोमर्स भाग लेता है, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग अभी तक देख रहे थे ग्रुप सी के क्वेश्चंस को। तो ग्रुप सी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा जो कितने मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चंस थे। यहाँ पे क्या देखना है कि अब जो देखना है वो कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का डेंसिटी कितना है, 7.2 ग्राम है। 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इफ द यूनिट सेल इज क्यूब, क्या कर रहा है कि यूनिट सेल इज या क्यूब, क्यूब दिया, यूनिट सेल कोई क्यूब है विथ इड्ज लेंथ, उसका इड्ज लेंथ जो ये है वो दिया हुआ, देखिए इड्ज लेंथ ये क्या दिया हुआ है, 289 पिकोमीटर दिया हुआ है, 289 पिकोमीटर दिया हुआ है। उसके साथ ही साथ ये क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये किस टाइप का यूनिट सेल होगा उसको निकाल के दिखाइए। और उसके साथ ही साथ ये बताया है कि एटॉमिक मास जो होता है क्रोमियम का वो 52 होता है। तो हम लोग को यहाँ जो निकालना है वो क्या कर रहा है कि किस टाइप का यूनिट सेल है। तो नंबर ऑफ, पहले अगर हम लोग निकाल लेते कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितना है, तो हम लोग को पता है, फॉर्मूला भी पता है कि Z बराबर, फॉर्मूला जो होता है वो भी हम लोगों को पता है कि Z बराबर जो होता है वो, अगर हम लोग उसको सिर्फ डेंसिटी, फॉर्मूला तो ऑलरेडी डेंसिटी से ही आता है, बट डेंसिटी को अगर इधर से मोड़ते हैं, हल्का सा मॉडिफाई करते हैं, तो Z बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू ये क्यूब इंटू एन ये बटे m हो जाता है। तो हम लोग को निकालना जो वो क्या निकालना है, Z निकालना है। जबकि दिया क्या है, ये दिया हुआ है, ये दैट मीन्स इड्ज लेंथ दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 289 पिकोमीटर। अगर पिकोमीटर को हम लोग को किस में करना है कि सेंटीमीटर में करना है, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग को डेंसिटी भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर की, इसलिए इसको हमने क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। मोलर मास भी दे दिया है, 52 दिया हुआ है। एवोगैड्रो तो हम लोग को पता रहता है 6.022 × 10⁻23 मोल पर मोल। तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू लिखते हैं Z इंटू m बटे ये क्यूब इंटू एन ये। तो देयरफॉर Z बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू ये क्यूब इंटू एन ये बटे m, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब सारे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, Z के वैल्यू को, तो Z के वैल्यू को निकालने के लिए डेंसिटी को पुट किया, कितना दिया है, 7.2 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये क्यूब कितना दिया है, 289 × 10⁻⁻10, कितने बार, 3 बार, तो होल क्यूब कर दिए। फिर दिया एन ये दिया हुआ है आपका 6.022 × 10⁻23, वो पुट कर दिए। फिर मोलर मास दिया हुआ 52। अब इसको सॉल्व करते तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका तो स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा, इसका -10 का होल क्यूब होगा, तो 10 दिया कितने बार हो जाएगा, 30, तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 33। फिर इसको तोड़ते हैं, 6.022 ये सब लिख देते हैं। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो यहाँ पे 7.2, इसको 3 बार गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए दोनों का 10⁻⁻30 या 10⁻+ प्लस कितना है, 23। जब दोनों को अगर हम लोग करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो -30 में 23 गया, कितना बचा, -7, तो 10 क्या हो गया, -7। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 1.93, जो कि कितने के बराबर है, लगभग 2 के अप्रॉक्स हो गया। तो अगर 2 होता है तो वो कौन सा आपका क्यूबिक यूनिट सेल शो करता है, तो 2 किसका होता है, BCC आपका शो करेगा। तो देयरफॉर आपको क्या लिख देना है कि यह जो क्यूबिक है वो कैसा क्यूबिक है, BCC है। ठीक है, इस प्रकार से अगर स्टेप वाइज अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या होगा कि फुल में फुल मार्क्स की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 36 है। 36 क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, एक रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है इन ये दिया है, सेकेंड ऑर्डर इन बी, फर्स्ट ऑर्डर इन ये दिया है, सेकेंड ऑर्डर इन बी दिया है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसका रेट इक्वेशन कैसे लिखना है, डिफरेंशियल, नॉर्मल नहीं लिखिएगा, डिफरेंशियल लिखिएगा।
तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पहला का इसका आंसर लिखते हैं कि फर्स्ट का जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बटे डी टी। तो ये क्या है कि ये आपका ये कितना दिया फर्स्ट ऑर्डर, तो पावर कितना हो जाएगा 1। ये बी कितना दिया सेकेंड ऑर्डर, तो पावर कितना हो जाएगा 2। तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के ये 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2। ठीक है, तो इतना लिख देते तो आपका एक नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या कर रहा है कि हाउ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी को, ये बी को क्या कर रहा है कि बी को ट्रिपल कर दिया जा रहा है। कि बी को कितना कर रहा है, ट्रिपल। देखिए बी को अगर हम लोग ट्रिपल करते तो क्या हो जाता है, तो हल्का सा आगे देखते हैं कि बी को अगर ट्रिपल यहाँ क्या कर दिए, बी के जगह पे 3b अगर हम लोग कर दिए तो 3b का पावर क्या है 2 है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन दे रहा है। तो देखिए यहाँ 3 का पावर 2 है तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो गया, तो 9 हो गया। और इसके बाद यहाँ देखिए ये किसके बराबर हो रहा है, सेम टू सेम इसका हो जा रहा है। तो ये कितना टाइम्स हम लोग कह सकते हैं, कितना टाइम्स हो जा रहा है, तो 9 टाइम्स ये अधिक हो जा रहा है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 आता है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, कोलरास लॉ को एक्सप्लेन कीजिए। इसमें क्या कहता है, कोलरास में देखिए कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हल्का सा अच्छे ढंग से किसी भी रूल को अगर आप लिखिएगा तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखिएगा। वहां से क्या होता है कि आपको पूरे नंबर मिलता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका परफेक्शन शो करता है। तो परफेक्ट अगर आप रहते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है। तो कोलरास लॉ क्या है, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ईच कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मेक या डेफिनिट कंट्रीब्यूशन। क्या कहता है, सभी अपना अपना एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन शो करता है टू इट्स मोलर कंडक्टिविटी। किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में, इररिस्पेक्टिव टू अदर आयंस। किसके इररिस्पेक्टिव में, अदर आयंस के। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि द सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड इट्स आयोनिक कंडक्टिविटी। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आयोनिक कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। एंड अकॉर्डिंगली इसको और भी क्या कह सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगा क्या होगा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का इज इक्वल टू द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट। उसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उसके क्या होगा कि कंडक्टिविटी, आयोनिक कंडक्टिविटी का सम हो जाएगा। जैसे ये ले लेते हैं, ये क्या ऐसे करके क्या लिखते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा कि ये प्लस बटे ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, लेमड़ा के ऊपर 0 प्लस बी माइनस लेमड़ा के ऊपर 0 माइनस। तो यहाँ प्लस और माइनस क्या शो कर रहा है, तो अगर प्लस और माइनस की बात करें तो ये क्या कहता है कि आपका शो कर रहा है कि लेमड़ा के ऊपर प्लस 0 मतलब प्योर में प्लस माइनस। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, ये है प्लस के लिए कैटायंस के लिए, ये किसका है एनायंस के लिए। और ये जो B प्लस और B माइनस जो लिखते हैं ये क्या होता है कि डिसोसिएशन अगर इलेक्ट्रोलाइट को करते तो उससे जो कैटायंस और एनायंस बन रहा है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इतना लंबा नहीं लिख सकते तो आपको क्या करना है कि अगर कोलरास लॉ को एकदम शॉर्ट में लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, यहां से भी लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। बट यहाँ 3 मार्क्स का इसलिए थोड़ा सा लंबा करके लिखिएगा तो पूरा नंबर अच्छे से मिलता है। डायरेक्टली अगर इतनों भी लिख देते हैं कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, तो इतना में भी आपका पूरा क्या हो रहा है, पूरे लॉ को एक्सप्लेन कर दे रहा है। अब देखिए इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे NaCl का मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं तो क्या करना है कि Na प्लस और टूट किस में जाएगा, Cl माइनस में। बस यही हो गया, इसका क्या हो गया कंडक्टिविटी कोलरास लॉ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन नंबर क्या है 38 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से, जो क्या होता है जिसको याद रखना बहुत ही टिपिकल होता है। ठीक है, तो इसको अगर याद रखते हैं तो इसके बाद क्या होगा कि आपको अच्छे मार्क्स और भी प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कर रहा है कि 2KMnO4 प्लस 3H2S को अगर बनाते हैं तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा 2MnO2 और 3S प्लस 2KOH प्लस 2H2O की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद बी नंबर जो दिया है, बी नंबर में क्या कर रहा है, बी नंबर को अगर हम लोग देखते हैं सभी में
MnO2 सभी में बना देगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या प्राप्त करेगा। दूसरा जो रिएक्शन है वो भी क्या करा है, 2MnO4 पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराइए, उसके साथ साथ क्या किसके साथ करवाइए, वाटर के साथ। तो ये क्या करेगा, MnO2 कर देगा, 2KOH प्लस KiO3 बना देगा। तीसरा रिएक्शंस जो दिया है 3 नंबर्स में 3 रिएक्शंस दिए, एक एक नंबर का तीनों रिएक्शन। फिर क्या कर रहा है कि MnO4 के साथ रिएक्शन करवाइए, मतलब KMnO4 के साथ, फिर MnSO4 के साथ, फिर क्या कर रहा है कि 2H2O के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो रहा है, फिर MnO2 तो सभी में बन रहा है, 5MnO2 प्लस K2SO4 प्लस 2H2SO4 बन जा रहा है। तो इस रिएक्शंस को आप याद रख सकते तो रखिए, नहीं तो फिर यहां से दिक्कतें थोड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द मोलारिटी। मोलारिटी आपको निकालना है किसके लिए, क्वेश्चन आपका दिया है CONO3 का होल टू 6H2O, ऐसा कुछ दिया हुआ है। वो भी कितना है, 30 ग्राम है। कितने में डिजॉल्व कर रहा है, 4.3 लीटर में डिजॉल्व कर रहा है। 4.3 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 30 ग्राम इसको डिजॉल्व कर रहा है, तो इसका मोलारिटी क्या होगा वो निकालिए। हम लोग को पता है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलारिटी का फॉर्मूला। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, मोलर मास CONO3 का होल टू जो है उस इंटू 6H2O का इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट का आपको पता है कि 59 होता है, और नहीं भी पता रहता है तो वहां पे क्वेश्चन में दे दिया रहता है। फिर NO3 नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, कितना होता है ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, टोटल इसका कितना है 2 बार 2 से गुना कर दिए, 6 गुना है कितना H2O है तो 16 हो गया ऑक्सीजन का, 2 किसका हो गया मतलब हाइड्रोजन का, 16 2 18, टोटल वाटर का कितना होता है 18। तो 18 को 6 बार गुना कर दिए, तो टोटल जब गुना करते हैं प्लस जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 291 ग्राम पर मोल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं, तो मोल्स बराबर गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 30 दिया, मोलर मास कितना भी निकाले थे 291। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.103 मोल हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में फिर मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी तो निकालना है, तो मोलारिटी को ही निकालने के लिए हम लोग मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा मोलारिटी, तो इसका हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को पता है वो 0.103 पुट कर दिए, जो कि अभी कैलकुलेट किया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है लीटर में कितना 4.3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.023 m, दैट मीन्स मोलर। इतना इसका मोलारिटी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, जो कि कैसा सेक्शन है, ग्रुप ई का क्वेश्चन आपका है। तो ग्रुप ई के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ग्रुप ई का क्वेश्चन होता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि ये जो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसमें आपका दे दिया जाता है और करके, मतलब एक के साथ एक फ्री। 2 क्वेश्चन आपको दिया, एक बनाइए। जैसे 40 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया, किसी एक को बनाइए। 41 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक को बनाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या कर रहा है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जनरल फीचर्स होते हैं, नेचर्स जो होते हैं, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एटॉमिक रेडियाई, सबसे पहला क्या कर रहा है कि एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस कीजिए। तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में आप लिख सकते हैं कि जब क्या करते हैं कि सिंपल सा का डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नॉन एज इट्स एटॉमिक रेडियाई, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन करके, अगर इस क्वेश्चन को आप टच करते तो इसको क्या करना होगा, पूरे एक्सप्लेन करके आपको लिखना पड़ेगा। थ्योरी टाइप में ये लिखाएगा, तो अगर इसको टच कीजिएगा तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट बता दिया, आपको थ्योरी बता देते ताकि आप
एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप इसको ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई को हम लोग को पता है कि अगर लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज थोड़ी ना इसका इंक्रीज करता है, साइज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो जिसके कारण एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। जबकि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है कि इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज। इसमें नंबर ऑफ सेल से इंक्रीज नहीं, बस उतने कांस्टेंट रह जाता है। तो इस बातों को अगर याद रखते तो यहां से क्या कर सकते हैं, आप पूरे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसी का दिया है, वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को बताइए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम लोग बताना चाहें, ग्रुप किसके बात कर रहा है, ग्रुप 15 की बात कर रहा है। 15 में कौन कौन से आ जाते हैं, आपका हो जाते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसमें अगर देखते तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करके रखा है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है सभी के। तो 3 आ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक क्या हो सकता है, +3 हो जाएगा। 3 का मतलब क्या हो जा रहा है, +3, ये क्या कर सकता है, 3 दान कर सकता है। बट अगर दूसरे वे में अगर देखें तो ये क्या करेगा, -3 भी हो जाएगा। जैसे आपका ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे -3 और प्लस यहाँ +3 नहीं, यहाँ -3 हो जाएगा। जिसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये डोनेट करना चाहेगा, लेगा तो -3 हो जाएगा, लेकिन डोनेट करना चाहेगा तो वो कितना डोनेट करेगा, तो 5 डोनेट कर सकता है। जैसे फास्फोरस क्या करता है, पेंटा ऑक्साइड बना देता है, PCl5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो ऐसे कर सकता है, अगर लेगा तो वो क्या करेगा, जैसे NH3 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, ऐसे करके बनाता है, तो अपना ऑक्टेट क्या किया, पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या ले सकते हैं, -3 और +5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या कर रहा है कि आयनोजेशन इंथैल्पी या आयनोजेशन एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या होता है इसके बारे में। तो ग्रुप 15 की ही बात करेंगे, तो जनरल एक लिख देते हैं जनरल के बारे में। तो क्या आता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लीजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या करना है कि उसको बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है कि बाहर करने के लिए जो आपका क्या कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। उस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनोजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। मान लिया जाए कि सोडियम के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनोजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। वो कोई भी न्यूट्रल, आइसोलेटेड, गैसियस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसी को आयनोजेशन एनर्जी या आयनोजेशन इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अगर पीरियोडिक ट्रेंड्स में देखें तो वो क्या होता है कि आयनोजेशन एनर्जी अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करके और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हो जाता है आपका कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल। अभी क्या कर रहे थे, आयनोजेशन एनर्जी किसे कहते थे कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना होता है, बाहर करना होता था। मान लिया जाए कि सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन से उसको क्या करना है कि बाहर करना है, रिमूव करना है। उसके लिए जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसी को क्या कहते थे, उसी को हम लोग आयनोजेशन एनर्जी के नाम से जानते थे। बट यहां पे क्या कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर में अगर है उसको क्या करना है कि आपको जोड़ना है। जैसे Cl के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको जोड़ने के कारण जो एनर्जी रिलीज हुआ, उसको कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ गया और आने के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यहां क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। सेम ट्रेंड है आयनोजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का कि ऊपर से नीचे आएंगे डिक्रीज होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे इंक्रीज करेगा। क्योंकि साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। साइज अगर घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 है, 40 का ही क्या दिया हुआ है, और करके दिया हुआ है। यहां से एक क्वेश्चन 100% आपका पूछता है, इसलिए ये पी ब्लॉक के
क्वेश्चंस यहां से एक पी ब्लॉक के क्वेश्चंस है, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी पी ब्लॉक का है, मतलब पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आपका रहने वाला है इस एग्जाम्स में। तो यहां से एक क्वेश्चन तैयार रखिए। अगर आप उस क्वेश्चंस को थ्योरी को अगर आप नहीं लिख पाते अच्छे से, तो आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चर को याद रखिए, किस प्रकार से स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी के अगर स्ट्रक्चर को आप याद रखते, रिमेंबर कर लेते एक बार कि इस प्रकार से अगर हम लोगों को क्या करना है, मिल जाए ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। तो देखते हैं कि ये सारे कंपाउंड्स का 7 क्वेश्चंस दिया है, 7 क्वेश्चंस में एक एक मार्क्स का है। आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद 1 नंबर्स की प्राप्त कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कर रहा है, इसका नाम भी लिखने के लिए नहीं कर रहा है। एक तो प्लस पॉइंट आपका ये भी हो जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला है ये नंबर जो दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, S6 है। S6 का कैसा होगा, तो देखिए इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहां पे ऐसे करके ये कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर हो जा रहा है S6 का। देखिए 1S 2S 3S 4S 5 6S हो गया। तो इस प्रकार से S6 का हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बी नंबर जो दिया हुआ है, बी नंबर किसका दिया हुआ है कि XE वो F6, XE के बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होता है, जेनॉन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से, ध्यान दीजिए। फिर आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितना है, 4, तो 4 फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन से लेता है, उसके पास 7 ऑलरेडी होता है। तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जा रहा है, 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे हो गया। बचा इसके पास कितना, तो फिर से 4 बच गया, 8 में 4 ले लिया, 4 बच गया। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेने की टेंडेंसी कितना होता है, 2 लेता है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, बच कितना गया, 2। तो 2 को आप क्या कर दीजिए, लॉन पेयर के रूप में शो कर दीजिए। और इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ कीजिएगा तो इसका नाम भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्रकार से आप ड्रॉ कर देते तो इससे आपका क्या होता है, फुल मार्क्स की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है, देखिए S है, सेंट्रल एटम को आप सिलेक्ट कीजिए, यहां पे अपने से ड्रॉ करना है। तो S को सिलेक्ट किए, S के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अब लेने वाला देखिए कितना है, तो ऑक्सीजन 3 है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हमने दे दिया। अब कितना हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 हाइड्रोजन दे दिए, 1 1 2। इसका हाइड्रोजन के कारण ऑक्सीजन का बैलेंसिंग फुलफिल हो गया, एक इधर से कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड बनाने से इसका काम चलता नहीं, इसलिए क्या करेगा, 2 बॉन्ड बना देगा। तो सल्फर का एक इधर 2 2 और 2 4 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग ले रहा है, तो लॉन कितना बच गया, 2 बच गया। तो टोटल कैसा हो जाएगा, 6। तो 2 को लॉन पेयर के रूप में शो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर का नाम लिख सकते हैं, पिरामिडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, इसी का 40 का ही डी है। तो डी में देखिए क्या कह रहा है, H2S2 वो 8, S कितना है, 2, 1S 2S। ऑक्सीजन कितना है, 8, 8 में से दोनों को बांट दीजिए, 4 4 बांट दीजिए, 1 2 चारों तरफ लगा दीजिए, 1 2 3 4 हमने लगाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन 2 है, एक इसको दे दीजिए, एक इसको, एक यहां दे दिए, एक यहां पे दे दिया। अब बच कितना गया, अब देखिए किसका बैलेंसिंग फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका तो फुलफिल हो गया, इसका देखिए यहां डबल बॉन्ड हो गया, इसका क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इसका दोनों क्या किया, ऑक्सीजन का क्या होता है, डबल 2 दूनी 4 4 1 5 5 और 1 6, 2 दूनी 4 2 और 2 4 1 5 और 1 6। बट इसका फुलफिल नहीं हो रहा था, तो एक दूसरे को कनेक्ट कर दिए, क्योंकि पूरे कंपाउंड दिया है, तो इसलिए इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो P4 है, ई नंबर जो है वो P4 का कुछ अजीब टाइप का स्ट्रक्चर है, ये लंबा चेन के रूप में हो जाता है। P को चारों साइड लिख दीजिए, और P को पता है कि कितना बॉन्ड बनाता है, या तो 3 + 3 मतलब -3, या क्या करेगा +5, 5 बॉन्ड बनाएगा, या तो 3 बॉन्ड। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 5 बॉन्ड हर एक साइड से बना, 1 2 3 कर दिए। इसका भी देखिए
3 2 5 कर दिए, बीच में एकदम देना ही है पांचों का। इसका बहुत ही इजी स्ट्रक्चर सेम टाइप में, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ऐसे करके आप इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। एफ नंबर को देखते हैं। एफ में क्या किया, H3PO2। तो आपका फास्फोरस है, फास्फोरस के बारीक कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स अभी है, तो पांचों को देगा तो ऑक्सीजन कितना है 2, 1 और 1 2 दे दिया। हाइड्रोजन कितना है 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, देखिए 2 इसके साथ 1 3 4 5 5 बॉन्ड बना दे रहा, आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है, H3PO3। तो फिर से दीजिए 5 5 को देना, ऑक्सीजन कितना दिया है 3, 1 2 3 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है 3, तो 1 2 3 दे दिया, टोटल 5 बॉन्ड को क्लियर कर दिए। इस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर क्लियर होता है। तो आपको मुख्य रूप से क्या करना है कि एनसीईआरटी के जो भी स्ट्रक्चर दिए हैं उसको जैसे भी हो आपको रट लीजिए, दिमाग में सेट कीजिए या तो रट लीजिए, ताकि वहां से क्या हो कि आपको 7 नंबर एकदम इजी से मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 41 दिया है, यहां से भी इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि नेम रिएक्शन, 4 गो नेम रिएक्शन दे देगा, उसमें से कहेगा कि लिखिए, सभी को एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां पे दिया हुआ है फिंकलिस्टीन रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। ये चारों रिएक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये इसका भी एक और ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अगर लिख नहीं पाइएगा तो इसका एक और क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये फायदा आपको होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन देखते हैं। फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या कहता है कि वैसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, हेलोजन का एक्सचेंज करता है, यहाँ से क्लोरीन को रिमूव करेगा और यहाँ से क्या करेगा, आयोडीन को जोड़ देगा। तो क्लोरीन किसके साथ रिमूव हो जाएगा, सोडियम के साथ, क्या निकल गया एंड ये Cl हो गया, और यहाँ से क्या हो गया CH3I बन गया। ये क्या होगा, स्पेशल ये रिएक्शन जो फिंकलिस्टीन है आयोडीन वाले कंपाउंड को बनाने के लिए दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। उसके बाद लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिए ताकि आप क्या कर सके, बहुत ही इजी से ये एग्जांपल्स को देख सके। देखिए यहाँ पे Br के साथ किए, फिर वही किए, तो यहाँ क्या हो गया CH3I प्लस एंड ये Br रिमूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन जो रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन, ये चारों रिएक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है। तो देखिए रोजनमंड रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं, किसके साथ, H2 के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस कैसा होना चाहिए, किसके साथ, PD और BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट और पैलाडियम होना चाहिए। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ, H2 के साथ। जैसे रिएक्शन करेंगे वो क्या होगा, यहां से देखिए H2 है, H और H, ये H और H क्या होगा, निकल जाएगा किस रूप में, HCl के रूप में। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे RCO क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक H है तो RCOH, मतलब क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बनाने का ये मेथड है। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं क्या याद रख सकते हैं कि अगर हम लोग एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं इन किसके साथ, H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ PD, पैलाडियम और बेरियम सल्फेट टू फॉर्म एल्डिहाइड, बस इतने लिख दीजिए, आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि एक जनरल रिएक्शन लिख दीजिएगा और एक आप क्या लिख दीजिएगा, उसका एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। अगर जनरल लिख रहे हैं तो एग्जांपल्स लिख दीजिएगा ताकि आपको क्या हो कि फुल मार्क्स की प्राप्ति हो। नहीं तो आपका क्या करता है, अगर आप एग्जांपल्स ये सब लिखने के लिए छोड़ देते तो आपको क्या होगा कि मार्क्स की कटौती हो जाएगी आपके एग्जाम्स में। इसलिए इन बातों को ध्यान देना है। नेक्स्ट वन जो रिएक्शन है C नंबर, वो C नंबर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, क्या कर रहा है, इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन क्या किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि हम लोग के पास इटार्ड रिएक्शन में क्या कहते हैं कि टॉलिन होता है। टॉलिन किसे कहते हैं, बेंजीन में CH3 का जुड़ जाना क्या कहलाता है, टॉलिन। टॉलिन है, टॉलिन को क्या करना है कि क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है, किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे कि द टॉलिन ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, प्रेजेंस क्या होना चाहिए, CCl4 होना चाहिए या CS2 होना चाहिए। ये क्या करेगा कि पहले ब्राउन कलर का क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में, फिर क्या करेगा, ये आपका क्या बना देगा, आपका बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब CHO आ जाएगा। देखिए
जब हमने ये इसके साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन में आके जुड़ गया वो CrCl2OH, वो CrCl2OH 2 बार, और एक वैलेंसी खाली रह गया, वहाँ पे H आ गया। इसको हाइड्रोलिसिस कराएं, ये डायरेक्टली क्या हो गया, बेंजल डिहाइड बन गया। जो भी सारी चीजें था वो क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर चलते हैं। रिएक्शंस जो है वो क्या है, डी नंबर में कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो भी बहुत बार पूछ रहा है। इसमें क्या करता है कि जब आपके पास कोई एल्डिहाइड है, बट उस एल्डिहाइड में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम को नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस वहां पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम का नहीं होना चाहिए। उसको जब ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ, कॉन्क NaOH के साथ, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाता है, ठीक है। वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, और उसके साथ ही साथ वो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कर देते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। जनरल एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को क्या कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लिए, हमने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया। अब यहां से क्या किए, इसको तोड़े, किसमें, वो Na, और एक में क्या कर दिए H, तो इससे क्या निकल गया, वो Na, तो ये क्या बन गया, COOH, दूसरा क्या बन गया, अल्कोहल आपका बन गया, ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल भी हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली, क्या एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इतना आप लिखते तो आपको क्या होगा, फुल मार्क्स की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका 41 का और करके, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, यहाँ तो यही फायदा है ना कि आपको ऑप्शन करके दिया है। तो ये क्या कर रहा है कि आपको ये X, Y और Z के रूप में आप सेलेक्ट कीजिए, क्या क्या होगा लिखिए। आधा दिया हुआ है कि CH3COOH, आपको दिया हुआ है CH3COOH को आप रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड को साथ। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर कराते तो अब भी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे थे PCl5 वाला में, तो वहां क्या बताए थे कि अगर एसिड रहे तो वो क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड, अल्कोहल रहेगा तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो सॉरी एल्डिहाइड नहीं, मतलब अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, COCl आ गया। फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, H2PDBaSO4 के साथ, मतलब क्या है, ये अभी हम लोग देखे थे कैसा रिएक्शन था, रोजनमंड में देखे थे। ये क्या करता था, डायरेक्टली एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो X जो हुआ आपका वो क्या हुआ, X आपका ये हो गया एसिड क्लोराइड, और Y जो है वो क्या है, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये 2 ऑप्शन लिख देते तो आपका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो बी नंबर है। बी नंबर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, बी नंबर में क्या कह रहा है आपका, तो बी नंबर कुछ इस प्रकार से कि अल्किन दिया हुआ, अल्किन में HBr दे दिया है। HBr देने के साथ ये कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट HBr दिया है। तो HBr जब डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा तो 2 सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पे H और Br है, एक में H जुड़ गया, दूसरे में क्या हुआ, Br जुड़ गया, यही आपका X का प्रोडक्ट हो गया। फिर से क्या कर रहा है कि इसको क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए कि KCN के साथ रिएक्शन कराइए। KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा ये Br क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN, यहाँ तो H था, CH2 था, तो इसको क्या कर दिया, CH3CH2CN, ये साइनो बन गया, यही क्या हो गया आपका Y का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं सी नंबर की ओर। 4 क्वेश्चन आपको दिया है 7 मार्क्स में। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, आपको दिया प्रोपिन दे दिया। अब प्रोपिन को क्या करा, हाइड्रोलिसिस करा रहा है एसिडिक मीडियम में। तो प्रोपिन को हाइड्रोलिसिस अगर एसिडिक मीडियम में कराते तो आपको यहाँ पे 2 बातें याद रखना है। कौन कौन सी बातें याद रखना है कि अगर हाइड्रोलिसिस करा रहा है तो वो क्या होता है, मार्कोनी कॉप्स के अनुसार जाता है कि नेगेटिव पार्ट जो होगा, जैसे H और वो H है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है, वो H, तो वो H कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, मार्कोनी कॉप्स के अनुसार बीच में आके वो H जुड़ गया, और साइड में जाके क्या हो गया, H जुड़ गया, मतलब 2 प्रोपेन ऑल आ गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि अगर ये कैटलिस्ट ना देके आपको दे देता B2S6 दे देता H2O2 के साथ, तो B2S6 दे देता बेस के साथ, तो वो क्या हो जाता है कि वो मार्कोनी कॉप्स को फॉलो नहीं करता, वो किसके साथ फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी कॉप्स को। तो उस टाइम में यहाँ पे क्या हो जाता है, वो H हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, H, प्रोपेन 1 ऑल हो जाता है। बट यहाँ पे किस अनुसार चलना है, मार्कोनी कॉप्स के अनुसार चलना है। अब जब ये दिया हुआ है, इसको क्या कर रहे हैं कि इसको दिया ऑक्सीडाइज करा रहा है, इसको क्या करा रहा है, हम लोग को प्रोपेन 2 ऑल है, उसको क्या करा रहा है, ये X हो गया, इसको हम लोग को ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट दिया है K2Cr2O7 H+ के साथ, ये दे, या तो आपको और भी कैटलिस्ट दे सकता है, KMnO4 दे सकता है, KMnO4 दे सकता है,
PCC दे सकता है, CrO3 दे सकता है। तो ये सारे कैटलिस्ट अगर देगा तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, आपका कीटोन की प्राप्ति करती है। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। अगर यही रहता एंटी मार्कोनिकॉव्स के अनुसार 1 डिग्री अल्कोहल रहता तो वो क्या बनाता, एल्डिहाइड बना देता। तो इन बातों को आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर डी, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के, आपके सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी। आपको क्या दिया, नाइट्रोबेंजीन दिया है। नाइट्रोबेंजीन को आपको रिडक्शन कराना है SAN प्लस HCl में। सिंपल सा याद रखना है कि इसको रिडक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, एनिलीन बन जाता है, बात खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपके लिए हम और भी मेहनत करते रहें और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स को लाते रहें। आपके नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होगा 7 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि क्या है कि जो भी चीजें आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा, ये 30 दिन आपको क्या करना है कि अच्छे से तैयारी करना है। तो आपके लिए हम भी तैयार कर रहे हैं, आपको अच्छे से तैयार करने के लिए जी जान लगा दे रहे हैं कि वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाएंगे जो आपको आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लाएंगे वो 7 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाएंगे, जिसको करने के बाद हम लोगों को क्या होगा कि 7 मार्क्स हम लोग के पॉकेट में हो जाएगा। 7 का 2 क्वेश्चन है, 7 दूनी 14 मार्क्स। इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, ताकि और भी दोस्तों को इस चैनल की प्राप्ति होती रहे और ये वीडियो और भी ज़्यादा फायदा पहुंचाए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में।